नमस्ते, राम राम। आज चुनावी यात्रा को लेकर जींद पहुंचे हैं और जींद के वरिष्ठ पत्रकार और युवा भी मैं कह सकता हूं, अमनदीप पिलानिया मेरे साथ हैं। जींद की राजनीति पर बात करेंगे। जींद को राजनीतिक गलियारों में जो राजनीति की राजधानी कहा जाता है और एक जुमला कहें या एक वादा कहें वो भी चला हुआ है कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि इसे हम हरियाणा की राजधानी भी बनाएंगे। कई बातें ऐसी उन पे बात करेंगे और अमनदीप मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ चुनाव का क्या माहौल है और कैसी राजनीति यहाँ चल रही है। क्या ये चुनाव अलग है या वैसे ही आम चुनाव हैं जैसे पीछे की तरफ होते आए हैं। और कुछ हॉट सीट हैं यहाँ पर, उचाना है, जुलाना है, हॉट सीट है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अमनदीप भाई, सबसे पहले तो पहली बार चैनल पे आए हो, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है, कैसे देख रहे हो राजनीति को, घूम रहे हो जगह जगह, क्या है जींद में खास? सबसे पहले तो आपने कहा कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, कुछ पार्टी इसको राजधानी भी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुद्दा दिग्विजय सिंह चौटाला ने उठाया था उपचुनाव के दौरान, अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो हम इसको राजधानी बनाएंगे। राजधानी तो दूर की बात है, जीतने के बाद वो जींद भी नहीं आई। बहुत से नेता, रणदीप सिंह सुरजावाला भी कह रहे थे कि उपचुनाव में अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो मैं यहाँ पर घर लूंगा। सुशील गुप्ता ने कहा कि मैं यहाँ पर घर लूंगा, क्योंकि सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और शामलो कला से हैं। बहुत से नेता कहते हैं कि हम जींद में जब आते हैं तो हम यहाँ पर घर लेंगे, यहाँ पर एक्टिव राजनीति करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय भी दिखाई नहीं देते, रणदीप सिंह सुरजावाला भी दिखाई नहीं देते। अगर पूरा राजनीतिक आप देखेंगे तो 5 साल में रणदीप सिंह सुरजावाला 2 या 3 बार आए हैं। सभी पार्टियां चुनाव के समय बड़े बड़े जुमले छोड़ती हैं, राजधानी बनाने का नाम देते हैं या अन्य जो बातें होती है वो कहते हैं, लेकिन जब आप जींद का विकास देखेंगे, 1966 का सबसे पहला जिला जींद है, लेकिन विकास कार्य यहाँ पर देखेंगे तो उस तरीके से विकास कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से होने चाहिए थे। 5-5 मंत्री हुए हैं, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े नेता हुए हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। अब चुनाव आ गया है, चुनाव में सभी पार्टियाँ यहाँ पर दमखम दिखा रही हैं, सभी जींद का रुख कर रहे हैं। भाजपा ने भी यहाँ पर जन आशीर्वाद रैली की है। अब उम्मीदवारों की बात करें तो जींद में, जैसे जींद को जाटलैंड और खापलैंड भी कहा जाता है, जींद में नॉन जाट चेहरों पर अब की बार दाव खेला है। एक भी जाट उम्मीदवार पूरे 5 सीटों पर नहीं बनाया है। यहाँ पर इनेलो का गढ़ होता था, अब वो इनेलो का गढ़ नहीं है। मौके के विधायक कृष्ण मिड्डा पूरे जिले में, एक भाजपा के विधायक हैं, 3 विधायक यहाँ पर जेजेपी के हैं और एक विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का है जो सफीदो विधानसभा से है। तो अब चुनाव में आप देखेंगे तो पार्टियों का जो टिकटों का वितरण हुआ है, कांग्रेस का विनेश फोगाट को यहाँ पर उतारा गया है। 80 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर अप्लाई किया था जुलाना विधानसभा से। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा आंकड़ा जुलाना विधानसभा का आया था। अब विनेश फोगाट को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, वो भी हॉट सीट कह सकते हैं, जुलाना हॉट सीट है। और उचाना इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उचाना बांगर की धरती है, यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति है, यहाँ पर 2 घरानों की राजनीतिक लड़ाई चली रहती है। और जींद की बात करें तो जींद में कृष्ण मिड्डा लगातार यहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं। यहाँ पर भी हॉट सीट कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने महावीर गुप्ता को टिकट देने का काम किया। यहाँ पर भी बड़े बड़े नेता जाट कम्युनिटी से कह सकते हैं कि टिकटों की मांग कर रहे थे, बनिया समाज से भी अन्य उम्मीदवार मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने महावीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो कि लगातार अनएक्टिव थे, वो एक्टिव नहीं थे जिनकी पॉलिटिक्स में। 2019 में जेजेपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा। जो सहानुभूति के वोट, जब उस समय दुष्यंत ने कहा था कि इनेलो परिवार में जब अभय सिंह चौटाला ने उनके साथ गलत किया, उस सहानुभूति में उनको वोट मिले थे, ना कि महावीर गुप्ता को वोट मिले थे। अब आप देख सकते हैं राजनीति में समय समय पर जुमले छोड़े जाते हैं। अब किस प्रकार देखते हैं चुनाव रहेगा? अमनदीप, कैसे देख रहे हो? पहले जींद पे भी आएंगे। पूरी हरियाणा को बीजेपी और कांग्रेस जो ये टिकटों की मारामारी हुई, उसके बाद निर्दलीयों का बागी होना हुआ या मौका परस्त कहें हम उनको, बागी तो शब्द ठीक नहीं है, और अब वापस होना चल रहा है कि वापसी करवाई जा रही है। आज भी सीएम साहब सोनीपत में एक्टिव हुए और कविता कविता जैन और जैन उन के घर पर पहुंचे, हाँ हाँ, घर पहुंचे, नामांकन पत्र। मनाने की जो प्रक्रिया है, और आज आखिरी दिन है। बिल्कुल। और कितने नामांकन हो गए हैं, अब क्या क्या होगा, तो कांग्रेस और बीजेपी जी, क्या अलग नजर आ रहा है हरियाणा की राजनीति पर? देखिए 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। बहुत से मुद्दे उठे हैं, अग्निवीर की बात कर सकते हैं, किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं, सरपंचों का मुद्दा है वो उठा है। अगर आप ग्राउंड पर बात करेंगे तो बहुत से मुद्दे हैं, सरकार की खिलाफत बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भाजपा थी। 5 सीटों पर जब कांग्रेस आई है, वो आने का कारण है हरियाणा में एंटी वोट हो गया है।
बीजेपी की खिलाफत ज़्यादा हो गई है, उसके कारण यहाँ पर कांग्रेस की 5 सीटें आने का काम हुआ है। जो लगातार मुद्दे उठे हुए हैं, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, राशन कार्ड की बात करें तो गरीब लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, फैमिली आईडी में इनकम गलत लिखी जा रही है, आशा वर्कर परेशान है, सरपंच परेशान है। हालांकि नायाब सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ चीज़ें सरपंचों को दिए, कुछ राहत देने का काम किया है। हालांकि चुनाव के समय ये राहत मुझे नहीं लगता इतनी काम आएगी। 4.5 साल के करीब उन्होंने उन पर लाठीचार्ज की, उनको कष्ट देने का काम किया। अब ये राहत देने का काम करते हैं, 500 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है फैमिली आईडी इनकम के हिसाब से। बहुत सी चीज़ें देखी जा रही हैं। हरियाणा में अगर जनता का मूड की बात करें तो जनता का मूड कहीं न कहीं फिलहाल कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। जो जनता से बात करते हैं उस हिसाब से कांग्रेस की तरफ रुख दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि बीजेपी ज़्यादा कमज़ोर है, उस हिसाब से बीजेपी कमज़ोर नहीं है। जो टिकटों का वितरण हुआ है उस हिसाब से कहीं न कहीं बीजेपी को भी कई जगह पर फ़ायदा हुआ है। हम मानकर चल सकते हैं कांग्रेस की तरफ जनता का मूड है, लेकिन बीजेपी भी इतनी डाउन नहीं है हरियाणा में। और ऐसा लगता भी नहीं है, बड़ी पार्टी है, बड़ा मैनेजमेंट उनकी काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसा लगता नहीं कि इतनी हल्के में वो ऐसे जाने देंगे। मैनेजमेंट की आपने बात की, मैनेजमेंट इस प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार भाजपा ने सबसे पहले अपने टिकटों का वितरण किया, लिस्ट सबसे पहले आई, उसके बाद बगावत भी भाजपा में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। बड़े-बड़े चेहरे बगावत पर उतर आए, मौके के विधायक रतिया से विधायक थे, वो भी बगावत पे थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। अन्य जगह पर आपने देखा होगा बड़े-बड़े मंत्री, संतरी चुनाव के लिए उतर आए निर्दलीय। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं कुछ लोगों को मैनेज करने का काम किया। रामविलास शर्मा की बात करें, कविता जैन को मनाने का काम किया है। सिरसा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे भाजपा नेता, उनका नामांकन अशोक तंवर ने वापस करवाया है। मैनेज तो वो कहीं न कहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में बगावत ज़्यादा थी। अब लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस ने आखिर में लिस्ट जारी की, कहीं भाजपा की तरह हमारी पार्टी में बगावत ना हो। लास्ट तक उन्होंने कांग्रेस ने लिस्ट आउट नहीं की है। अगर हम अंडरग्राउंड की बात करें तो बहुत से कांग्रेस नेताओं से हमने बात की। लास्ट का जो दिन था टिकट डिक्लेयर होने का, सबसे लगभग मैंने 5 या 6 लोगों से बात की, जो टिकटार्थी थे जींद के या आस-पास के। उन्होंने कहा कि हमारे पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन आया, आपको चुनाव लड़ना है। लिस्ट आई नहीं थी, लिस्ट आने से पहले कहा गया कि उनका नाम भी नहीं है, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे पास फ़ोन आए कि आपको चुनाव लड़ना है। हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी बात की, वहाँ पे भी ऐसे ही सुनने को मिला। इन्होंने क्या किया, नेताओं ने सभी के पास फ़ोन किए हैं, आपको चुनाव लड़ना है। फ़ोन इसलिए किए गए हैं क्या ताकि बगावत ना हो, लोग डटे रहें, नेता डटे रहें, उनको समय ना मिले भागने का या किसी दूसरी पार्टी से संपर्क ना साधें। पार्टियों की तरफ से बहुत से प्रयास किए गए हैं। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो मुद्दों पर अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा। जनता परेशान है, सरकार के जो जुमले दिए गए थे। अब मैं आपको बताऊँ, सरकार ने 5870 गाँव का दावा करती है सरकार, उन्होंने रिकॉर्ड बैनर लगाए हुए हैं बड़े-बड़े। 5870 गाँव में 2400 घंटे बिजली रहती है। आप किसी गाँव में जाएँ, किसी गाँव में 2400 घंटे बिजली नहीं आती है। फिर शहरों में भी कट लग ही जाते हैं। अब दूसरी बात, एक वो कहते हैं कि वो 5000 रुपये मिलेंगे जिस लेडीज़ को बच्चा होता है। अब दूसरी बात क्या है, मैं मेरी बताऊँ, मेरा लड़का 1 साल का हो गया है। वो गाँव में जो आशा वर्कर होती है उसने अप्लाई कर रखा है, 5000 रुपये आज तक नहीं आई। हालाँकि हम ये नहीं करेंगे 5000 की वजह से काम रुके हुए हैं, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी पे कहीं न कहीं सरकार खरा नहीं उतर रही है। एक दोस्त के लड़का हुआ था, उसका लड़का 2 साल का हो गया, उसके 5000 रुपये नहीं आए आज तक। ग्राउंड पे बात करेंगे तो सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, हर जगह पर है। मुझे तो ये लगता है उन पैसों के बैनर लगा दिए सबके। हाँ, बैनर लगे हुए हैं बड़े-बड़े, 5000 रुपये मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर देखेंगे तो 5000 कहाँ हैं? 5000 रुपये आ तो नहीं रहे ना। जी, अमनदीप भाई इस पे आते हैं, जींद पर आते हैं, और 2 वीआईपी सीट हैं यहाँ पर, आपकी जुलाना और उचाना। जुलाना से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सब ने पर्चे भरे थे, टिकट मिले और ऐसे एक कैंडिडेट को टिकट दे दी, उन 86 का नाम कट गया। क्या है उन नेताओं के मन में, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से विनेश फोगाट का साथ दे रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ? जी देखिए, विनेश फोगाट की बात करें, पहले तो हम खेल को समझते हैं। हरियाणा की जो धरती है जवानों की और खेलों की है, यहाँ पर खिलाड़ी उभरते हैं। विनेश फोगाट का जब ये मामला सामने आया कि ओलंपिक में केवल 100 ग्राम से वो बाहर हो गई, हरियाणा में उनके प्रति सहानुभूति जुड़ गई। चाहे आप धरातल पर बात करेंगे, खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन हैं या सोशल वर्कर हैं, हर जगह पर सुनने में मिला विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था, ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लड़ा था। कहीं ना कहीं कुछ संगठन है, राजनीतिक दल कह रहे थे कि सरकार का इसके पीछे हाथ है, लेकिन इसकी पुष्टि ना तो विनेश फोगाट ने की अभी तक,
लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक बता रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद विनेश फोगाट जब हरियाणा में आई तो पूरे अमले जमले के साथ उनको गांव तक लाया गया, पूरा बड़ा काफिला था। वहाँ पर आप बात करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेन रोल में आपको दिखाई दिए होंगे। जब वो किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन में भी विनेश फोगाट के बयान आपने सुने होंगे, किसानों के पक्ष में थी, तो किसान अब विनेश फोगाट के पक्ष में थे। खटखट टोल की बात करें या जहाँ पर जो खापों के सम्मान समारोह थे, वहां पर जो विनेश फोगाट जा रही थी तो सभी ने कहा कि आप राजनीति में आइए, आप कांग्रेस में आइए। राज्यसभा का जिक्र किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हम राज्यसभा भेजेंगे। बीजेपी की तरफ से भी आपको सुनने को मिला, हम भी राज्यसभा में भेजेंगे। मोहनलाल बडोली का भी बयान है, अगर विनेश फोगाट कहे तो हम भी राज्यसभा भेजेंगे। तो विनेश फोगाट को राजनीति में लाने के लिए कहीं ना कहीं जनता की तरफ से आवाज उठाई गई कि विनेश फोगाट को राजनीति में आना चाहिए। बाद में चर्चाएं चली, राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात हुई है बजरंग पुनिया विनेश फोगाट की। तो बाद में चर्चा थी बाडड़ा सीट से, दादरी से या जुलाना से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दादरी में उनका गांव है, वहाँ की बेटी है। जुलाना की वो बहू है। बख्ताखेड़ा गांव में सोमवीर राठी के साथ उनकी शादी हो रखी है। तो जुलाना से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। क्या ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है? एक स्टारडम हमने देखा, वो जो आपने बात की कैसे लोग उनके साथ थे, उस दिन फोटो खिंचवाने के लिए भी पागल थे लोग। ऑन ग्राउंड क्या है? आपने बात की है यहाँ लोगों से, आसान है चुनाव निकालना, कहीं चुनौती है, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीति में अगर आपको चुनाव लड़ना है, सेलिब्रिटी वाली या बड़े चेहरे की तरफ वो फीलिंग छोड़नी पड़ेगी। आपको ग्राउंड पर सबका साथ सबका विकास जो नारा भाजपा ने दिया है ना, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जितने भी उम्मीदवार थे, हालांकि नामांकन के दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मंच पर लाने का काम किया, सभी को बस पर चढ़ाकर एक संदेश दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि जुलाना में कांग्रेस एक है। अब विनेश फोगाट या उसके परिवार, अगर बात करें राजपाल राठी जो विनेश फोगाट के ससुर हैं, वो राजनीति में लंबे समय से एक्टिव है, इनेलो में भी उनकी राजनीति रही है, उनको पता है। मैंने बात की जब विनेश फोगाट का नाम आया लिस्ट में, तो काफ़ी टिकटार्थियों से मैंने बात की जो टिकट के लिए उम्मीद लगाए हुए थे। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो उदास थे, निराश थे, विनेश फोगाट को लाकर गलत किया, किसी मेहनती को टिकट देते। फिर बाद में नोमगामा खाप की तरफ से कार्यक्रम किया गया विनेश फोगाट के ससुराल के गाँव में। वहाँ पर कोई भी टिकटार्थी को नहीं बुलाया गया, किसी को न्योता नहीं दिया गया। वो नाराज थे कि हमें बुला नहीं गया। हालांकि हमारी टिकट कट गई, कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे संपर्क साधा जाए, हमारे पास मनाया तो जा ही सकता था उन लोगों को। हाँ, मनाया जा सकता था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संदेश देने का काम किया, लेकिन अब विनेश फोगाट का फर्ज बनता है या उसके परिवार का फर्ज बनता है, जितने भी टिकटार्थी हैं उनको एक मंच पर एक साथ लेकर चले और वोट मांगे। हालांकि चुनाव निकाल देगी विनेश फोगाट। अब मार्जिन की बात है, मार्जिन कितना रहता है। अब कविता दलाल है, उसको भी आम आदमी पार्टी ने अपना वो बनाया है। विकास विरागी है, वो उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के हैं कैप्टन योगेश हैं, शायद मैं गलत नहीं तो। हाँ हाँ, कैप्टन योगेश हैं वो, मतलब नया चेहरा मुझे लग रहा है। कितने दिन से एक्टिव है? कोई है फाइट उनकी? नहीं है। देखिए, उनका बिजनेस पलवल से बताया जा रहा है, एयरफोर्स में थे वो, पलवल से बिजनेस बताया जा रहा है। उनका जो पैतृक गांव है वो सफीदो विधानसभा में पड़ता है, पुराना पाजू। चर्चाएं थी कि उनको सफीदों से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी, लेकिन जब राम कुमार गौतम भाजपा में आते हैं तो उनका जो आंकड़ा है फिट नहीं बैठा। राम कुमार गौतम को सफीदों से उम्मीदवार बनाया गया, तो फिर उनको यहाँ पर सेट किया गया। हालांकि भारी कैंडिडेट का नारा लग रहा है, दूसरी विधानसभा से हैं ना, इतने एक्टिव हैं। मैं सच बताऊं तो भाजपा के जो नेता हैं वो भी उनको वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भी यहाँ फ्री हैंड दे दिया कि ठीक है विनेश कोई मुकाबले में नहीं उतारा? हाँ, जैसे टिकटार्थियों की घोषणा हुई है यहाँ पर, उसको योगेश को उतारा है, इस हिसाब से लगता है कि विनेश का रास्ता आसान कर दिया है। अमन, उचाना पे आते हैं और बड़ी वीआईपी सीट है, क्या चल रहा है वहाँ पर? उचाना की बात करें तो दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं अब की बार भी वो जीतेंगे, विधायक है यहाँ से। दुष्यंत चौटाला तीसरी बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं उचाना से। टोटल 5वां चुनाव है उनका। वीरेंद्र परिवार भी यहाँ से विधायक रहे हैं, वीरेंद्र खुद रहा है, उनकी वाइफ भी रही है, प्रेमलता भी रही है, उनके लड़के को टिकट मिली है। अब वहाँ पर जो कांग्रेस के टिकटार्थी हैं वो दावा कर रहे थे कि टिकट हमारी होगी। सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने एक नारा दिया कि पूरे हरियाणा में वितरण होगा, सर्वे के आधार पर होगा। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वर्कर हैं, टिकटार्थी हैं, उनमें निराशा है। सर्वे के आधार पर हम बात करें तो केवल नारनौंद में टिकट बांटी गई है। पूरे हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो सर्वे के आधार पर केवल नारनौंद में टिकट बांटी गई है, जस्सी पेटवाड़ को। सर्वे के आधार की बात करें तो यहाँ पर
दावा किया जा रहा था वीरेंद्र घोगड़िया है, दिलबाग संडील है या अन्य है, ये लंबे समय से उम्मीद लगा रहे थे कि हमारी टिकट होगी। लोकसभा से चंद दिनों पहले अगर वीरेंद्र परिवार यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सभी को पता था कि वीरेंद्र परिवार टिकट लेके आएगा, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी उम्मीद थी कि वीरेंद्र परिवार में टिकट होगी ब्रजेंद्र सिंह की, वो टिकट कट गई। फिर जो लोकल टिकटार्थी थे वो चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर टिकट आएगी तो वीरेंद्र परिवार की आएगी उचाना में। अब वो वीरेंद्र परिवार की टिकट तो आ गई है, कुछ कह रहे थे टिकट कट जाएगी, हालांकि टिकट कटने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं। लोकसभा में कट गई वो अलग बात है, लेकिन विधानसभा में टिकट मिलना पक्का था इनका। अब टिकट मिल गई, नाराजगी है वहाँ पर कांग्रेस के कुछ टिकटार्थी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दिलबाग संडील है, वीरेंद्र घोगड़िया है, दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बार बार दावा करते थे, ताल ठोकते थे हर मंच से कि दुष्यंत यहाँ से भागेगा, दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन हर बार हर मंच से दुष्यंत चौटाला एक ही बात कहते थे, मैं उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। उचाना से ही चुनाव लड़ा है अब दुष्यंत ने। अब नाराजगी दुष्यंत की है किसान आंदोलन। सबसे बड़ा फैक्टर जेजेपी के लिए और दुष्यंत परिवार के लिए यही रहा कि किसान आंदोलन में जो उनकी बयानबाजी थी और जो उनका रुख था किसानों के प्रति, वो अब उनको झेलना पड़ रहा है। आज जब बात करेंगे तो जिनको उन्होंने पद दिया, अनूप धानक को मंत्री बनाया, वो साथ छोड़ गए। निशांत सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाया, वो साथ छोड़ गए। देवेंद्र बबली साथ छोड़ गए, सभी तो विधायक भाग गए। तीन ही लोग बचे हैं। नैना चौटाला, दुष्यंत और ये अमरजीत डांडा, यही बचे हैं। तो उचाना का जो चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर विरोध है। विरोध इसलिए है वहाँ पर, ब्रजेंद्र का भाजपा में 10 साल उन्होंने राज किया, बड़े बड़े मंत्री पद लिए। अब वहाँ की जनता कह रही है कि जितना विरोध वहाँ पर दुष्यंत का है उतना ही विरोध वहाँ पे वीरेंद्र परिवार का भी है। तो फाइट है वहां पर। हाँ, फाइट मानकर चल सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर पवन फौजी को टिकट देने का काम किया है, वो भी जितना डेंट लगाएगा वो कांग्रेस के वोट बैंक को ही लगाएगा। जींद बेसिकली इनेलो का एक टाइम पे मतलब हाँ। यहाँ पर दबदबा राम ये कह सकते हैं, उसी से फिर जेजेपी निकली तो उनका भी ठीक रहा। अब क्या जेजेपी और इनेलो की क्या साख बची है यहाँ पर जींद में? देखिए, एक समय था, चर्चाएं थी कि हरियाणा में लोकदल की सरकार बनेगी, उस पर विराम लग गया 2018 में जब गोहाना में रैली हुई। पार्टी में विवाद हुआ, पार्टी अलग हो गई, लेकिन उससे पहले चर्चाएं थी कि इनेलो की सरकार, चर्चाएं क्या, लगभग इनेलो की सरकार बनती है हरियाणा में, खूब हवा थी हरियाणा में। लेकिन एक समय था जब लोकदल की 5 सीट थी। आज ऐसा हो गया है, लोकदल को उम्मीदवार ढूंढने के लिए गली गली जाना पड़ रहा है। जेजेपी के साथ भी यही हालात है कि गली गली जाकर टिकटों का वितरण करना पड़ रहा है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं टिकट लेने। आप देखेंगे तो गठबंधन करना पड़ा। चर्चाएं थी कि 20 सीटें आज़ाद समाज पार्टी को दी जाएंगी, हालांकि 25 सीट दी हैं, 5 एक्स्ट्रा दे दी। औरों पे तो चर्चा होती थी उससे कम देते हैं, यहाँ तो ज्यादा होगी। इनकी क्या है, टिकट लेने के लिए, जैसे मैंने भी देखा वो दौर, लोकदल की टिकट लेने के लिए काफले जाते थे। किसी विधानसभा से अगर कोई टिकट की उम्मीद कर रहा है, किसी ने अप्लाई कर रखा है, तो 70-70, 200-200, 300-300 गाड़ी ये कहने के लिए जाती थी कि इस विधानसभा से इस व्यक्ति को टिकट देना है। आज कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, समय बलवान होता है। एक मीम चल रहा है उनके लिए कि एक फोन पे कार्यालय में बिठा रखा है, किसी से भी फोन आए उसको टिकट दे देना इनेलो की। हाँ, अभी आपने लास्ट दौर देखा होगा, टिकटों का जो वितरण हो रहा था, अभय सिंह चौटाला साथ के साथ ज्वाइनिंग कर रहे थे, साथ के साथ टिकट दे रहे थे। झूठा आश्वासन किसी को नहीं दिया, जिसको ज्वाइनिंग करवाया उसको ही टिकट दिया। तो जिसको भी नहीं मिली तो वहां से ले सकता है। हाँ, तो मतलब अभय सिंह चौटाला ने, हाँ, इस चुनाव में आप देखेंगे तो जेजेपी से ज़्यादा इनेलो का ग्राफ बढ़ा है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं इनेलो बढ़ेगी जेजेपी से। जेजेपी को टाइम लगेगा, अभी इनेलो का ग्राफ बढ़ेगा। एक सफेदों पे और बात कर लेते हैं। नारनौंद से आए जी। और दादा गौतम, जिन्होंने मतलब लोग जानते ही हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी एक तो ये चीज़ है। तो क्या सफेदों में क्या चल रहा है? जी, आपने उसका भाषण सुना होगा। पहले तो मैं भाषण पे ही जिक्र करता हूँ, भाषण से शुरुआत करूंगा। सफेदों में एंट्री करते ही एक भाषण देते हैं, कौन कहता मैं भारी हूँ, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज तक नहीं जमेगा। ऐसे ऐसे बयानबाजी अगर नेताजी करते हैं तो किस प्रकार नेताओं को एकजुट करेंगे। वहां पर उम्मीद, हर विधानसभा में कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई नेता मेहनत करता है, लगातार फील्ड पे लोगों से जनसंपर्क करता है ताकि मेरे को टिकट मिले। ऐन मौके पर पैराशूट से कोई दूसरी विधानसभा से उम्मीदवार आता हो तो लाजिम बात है कि उम्मीदवारों को या नेताओं को, वर्करों को दुख होगा।
वहां पर भी आपने देखा होगा कि बच्चन सिंह आर्य है, जसबीर देसवाल, वो भाजपा के नेता थे, दोनों ने अपना फार्म भरा। अभी उसकी सूचना नहीं है बच्चन सिंह आर्य ने आज नामांकन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, वो देखने वाली बात है। अगर बच्चन सिंह आर्य चुनाव से हटते हैं तो कुछ और समीकरण है, अगर लड़ते हैं तब कुछ और समीकरण है। जसबीर देसवाल है, 2019 में जब चुनाव हुआ, जसबीर देसवाल को पंचायत ने, जो देसवाल गोत्र है, उन्होंने एक पंचायत की कि अब की बार सुभाष गांगुली को चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि 2014 में जसबीर देसवाल सफीदो विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा कि जसबीर देसवाल जी आप बैठ जाइए, सुभाष गांगुली का साथ दीजिए। उन्होंने वो बैठ गए और वहां से सुभाष गांगुली जीत गए। अब सुभाष गांगुली देसवाल हैं, देसवाल गोत्र से हैं, जसबीर देसवाल गोत्र से है। अब सुभाष गांगुली के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वहां से भाजपा जीती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सफीदों से कमजोर है। अब जसबीर देसवाल जितने भी वोट लेके जाएगा वो नुकसान कांग्रेस को है। अगर बच्चन सिंह आर्य भी चुनाव लड़ता है, वो जितने वोट लेके जाएगा वो भाजपा के वोट लेके जाएगा। आसान खेल नहीं है सफीदों का। सफीदों में हम तस्वीरें अभी साफ नहीं कर सकते कि ये उम्मीदवार, ये पार्टी जीत सकती है, क्योंकि सभी नेता अब भाजपा के साथ, कुछ कास्टें जुड़ी हुई हैं जो परमानेंट वोट है भाजपा का। अब वो कितना इफेक्ट करता है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि बच्चन सिंह आर्य लगभग तैयारी कर रहे थे वहां पे विधायकी की, तो मुझे नहीं लगता कि वो रामकुमार गौतम पे भी जाएगा, क्योंकि जब किसी नेता से जुड़ाव हो जाता है गांव स्तर पर किसी कार्यकर्ता का, तो वो कार्यकर्ता को देखता ना कि पार्टी को देखता है। अमन जी भाई, आप इस मतलब काफ़ी एक्टिव हो और ट्विटर पे भी लोग आपको फॉलो करते हैं, वहाँ से भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। मैं ओवरऑल चुनाव की बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट रहता है हमेशा ये हरियाणा में तो, कि जाट नॉन जाट की राजनीति, वो कितना मुद्दा अभी ग्राउंड पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना या तो हम कहते हैं रोहतक में भी है और जींद में भी है। तो यहाँ के लोग कैसे सोच रहे हैं उसको, क्या जाट नॉन जाट वाला मुद्दा है अभी, क्या नॉन जाट वो बीजेपी की तरफ है, नहीं है, या जाट वोटर्स कांग्रेस की तरफ है? ये जो अब की बार आपका जो क्वेश्चन है, 2019 में तो था जाट नॉन जाट का, इस चुनाव में जाट नॉन जाट का कहीं मेरे को सुनने को नहीं मिला है। यहाँ पर मुद्दों का चुनाव अब की बार, यहाँ पर अब की बार कहीं पर भी नॉन जाट का कहीं पर वो चुनाव वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं नेता से, पार्टी से। अब कांग्रेस की तरफ भी नॉन जाट का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पहले नहीं था, पहले भाजपा की तरफ था, अब वो नहीं कह सकते। लोकसभा आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है, 10 सीटें थी जहां आज 5 आ गई है। तो मुद्दों पर अब की बार वोट डाला जा रहा है। लगातार भाजपा ने जो दावे बातें की हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है, इसलिए लोग बदलना चाहते हैं सरकार को। अब कितना प्रभाव जनता डालती है वो समय में पता चलेगा। क्या ये एक जो निर्दलियों का है कि कई जगह ऐसे 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 चेहरे खड़े हुए हैं जो गेम बिगाड़ सकते हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये गेम बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है? क्योंकि कई चीज अभी कांडा साहब ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे और गठबंधन उनका भाजपा को बीएसपी, समर्थन करें। हाँ इनेलो और वो भी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि निर्दलीय को जितवाओ, हमारे कैंडिडेट बेशक हार जाएं और हमारे पास आ जाएंगे? क्या ये है नहीं, कुछ सीटों पे मान सकते हैं, लेकिन लगभग हर जगह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि कई जगह पर उम्मीदवार का असली दर्द सामने है। लगातार मेहनत कर रहे थे, जो लगभग 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उसका हक बनता है चुनाव लड़ने का। उसको ये नहीं कह सकते भी भाजपा ने प्रोजेक्ट कर रखा है या किसी अन्य पार्टी ने प्रोजेक्ट कर रखा है। अब चर्चा तो सावित्री जिंदल की भी है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद भाजपा को समर्थन करेंगे, उनके बेटा भाजपा से सांसद हैं, उनकी तो चर्चा है ही। अब बात कर सकते हैं, गोपाल कांडा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैं भाजपा को समर्थन करूंगा, कुछ सीटों पर देख सकते हैं ऐसा। क्या ये हो सकता है स्ट्रेटेजी का एक पार्ट कि जो निर्दलीय जीतेंगे वो हमारी तरफ आएंगे? हाँ, हो सकता है। जैसे चर्चा तो ये भी है कि सिरसा जिले में जितने उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं, डमी कैंडिडेट उतारे हैं, वहां पर लोकदल को फायदा पहुंचाने के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। चर्चा है तो ये भी। क्योंकि अभी चौटाला ने भी ये कहा कि अब की बार हम सरकार बना रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि कितनी सीटें, तो बोले 20 सीट हमारी आएंगी, लेकिन सरकार में हिस्सा होगा हमारा, तो वो समर्थन किधर जाएगा? बीजेपी में जाएगा? जी, देख सकते हैं जैसे कि दुष्यंत चौटाला 10 विधायक जीत के आते हैं। उचाना में जीतने के बाद जब 10 विधायक आ जाते हैं, उचाना में जनता से पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। जनता कहती है कि आप कहीं जाइए लेकिन भाजपा के साथ मत जाइए।
उसके 2 घंटे के बाद ब्रेकिंग आती है कि दुष्यंत ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। हालाँकि अभय सिंह चौटाला लगातार फील्ड पे हर बार यही कहते हैं, मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, अगर भाजपा के साथ जाऊँगा तो मैं मुख्यमंत्री पद के बिना समझौता नहीं करूँगा, मुख्यमंत्री मैं खुद बनूँगा। अभय सिंह चौटाला की वर्डिंग यही रहती है। किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला ने। मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा लगभग देश में ऐसा विधायक पहला था जिसने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। अब वो खुद कहते हैं अगर भाजपा के साथ जाना भी हुआ तो एक समझौते के साथ मैं मुख्यमंत्री पद के साथ जाऊंगा, वैसे कोई मंत्री संतरी के पद के साथ नहीं जाऊंगा। वो उसकी खुद की वर्डिंग है। अब देखने वाली बात है, वो भाजपा को इतना कह रहे हैं। राजनीति में मैं तो ये कह सकता हूँ कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब चीजें हैं। जो नेता ये कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, सबसे पहले वहीं जाने की बातें चर्चा चलती है। दिल में वही होता है, वहीं जाना है, हाँ। इसीलिए वो बोलते हैं वहां नहीं जाऊं। जी, तो आप अभय सिंह की बात करें या दुष्यंत की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, जो नेता पानी पी पी के गाली देते हैं, चुनाव के समय पता चलता दूसरी पार्टी की रातों रात टिकट ले आए, कहाँ विचारधारा तो है रही नहीं ना, मौका परस्ती है, स्वार्थ है। नेता पहले सोचते थे कि भाई एक विचारधारा के साथ चुनाव लड़ना है, अब तो रात को रात विचारधारा बदल जाती है। नेताओं के दिन में 3 बार विचारधारा बदल जाती है। वो देखा होगा आपने रॉकी मित्तल गाने गा के माफी मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी मुझे माफ कर देना। वो क्यों माफी मांग रहे हैं? उन्होंने इतने गाने गाए हैं बीजेपी में रह के, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को या स्टेट लेवल के जो नेता हैं उनको इतने गाने के जरिए मतलब अपमानित किया है। आज वो माफी मांग रहे हैं बार बार। हाईलाइट होने का अच्छा मौका उनके पास, गाना गा के एक पब्लिसिटी मिल रही है उनको। यही मौका परस्त लोग हैं। हाँ। बिल्कुल। एक लास्ट चीजें हैं कि क्या लग रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी? आज के दिन, अभी के दिन क्या लग रहा है? अभी के दिन जनता का मूड कांग्रेस की सरकार बनाने को है। अभी मेरे को लग रहा है कि 40 और 45 के बीच में कांग्रेस सीटें लेके आएगी। अच्छे खासे निर्दलीय भी अब की बार आएंगे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव वही लड़ रहा है जिसका दम है विधानसभा में। कोई ये नहीं है कि भाई कल को नेता बना और आज निर्दलीय लड़ रहा है। हरियाणा में आपके देखोगे तो बहुत से नेता, आज धुरंधर नेता भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीयों की संख्या अब की बार बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकार हम मानकर चल सकते हैं, हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं एक बार और कह रहा हूँ, बीजेपी कमजोर है लेकिन इतनी कमजोर नहीं है जितनी कांग्रेस समझ रही है। और दिख रहा है ऐसा, लेकिन कुछ गेम हो सकता है और वो पलट सकती है चीजों को। कई बार क्या होता है, कुछ सीटों का जो वितरण हुआ है वहां पर ये नहीं है कि पार्टी हवा है तो पार्टी कहीं पे भी टिकट दे देगी, जनता वोट दे देगी, ऐसा नहीं है। जनता चेहरे देखकर भी वोट दे रही है आज के टाइम। वोटर है, वोटर की सोच, वोटर के जो वोट डालने का तरीका वो बदल चुका है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, कहीं पर आपने ज्यादा हु हा सुना? वोटर ने साइलेंट चोट मारने का काम किया है। इस विधानसभा में आप देख सकते हैं, आज 16 तारीख हो गई है, आपको कितना सुनने को मिल रहा है? जैसे आपका सवाल था जाट नॉन जाट का, हुआ नहीं हुआ? मुद्दों पर वोट दिए जा रहे हैं। युवा बेरोजगार है, बिल्कुल इस बार मतलब मुद्दों पर है राज। मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं। अग्निवीर को लेकर हरियाणा जवानों की धरती है। सुबह हम देखते थे कि युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी एक समय में आर्मी की तैयारी करता था, एक समय था, तो सुबह सुबह बच्चे तैयारी करते थे। अब आप देखेंगे कि बच्चे विदेशों का रुख करें डोंकी के जरिए। कैथल का एक लड़का था, डोंकी के जरिए वो बीच रास्ते में मर जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं, मुद्दे हैं। ग्राउंड क्राइम बढ़ गया है। इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है नफे सिंह राठी, हालांकि उनका पर्सनल विवाद हो सकता है किसी के साथ, सरेआम गोली मार दी जाती है, व्यापारियों को धमकी मिल रही है। तो बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दों पर अब की बार जनता वोट डालने वाली है। तो बदलाव तो अब की बार जनता चाहती है, लेकिन बदलाव बहुमत के साथ आएगा नहीं आएगा वो हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव अब की बार जनता चाहती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जींद में मौजूद हैं और अमनदीप पिलानिया मेरे साथ हैं। आप इनको ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप हरियाणा की राजनीति को जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा और अच्छा एक प्लेटफॉर्म इनका है। काफ़ी चैनल्स हैं, उनमें से एक चुनिंदा चैनल ऐसा है जिस पर आप ज़्यादातर राजनीति की जो बातें हैं और जो चेतना की रहती है राजनीति की, उसे देख सकते हैं। ये हमारी चुनावी यात्रा है और आज हम जींद में समय बिताएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड कहाँ है। लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कैमरे पर नहीं आ पाती और एक पत्रकार उसको नोटिस करता है, तो अमनदीप से मैंने वो बात करने की कोशिश की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, और अगर आप जींद से हैं, जींद की किसी विधानसभा से हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ क्या चल रहा है। मेरा नाम सनी कौशिक है, झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको